लीजिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोक नृत्य एवं उसके क्षेत्र से जुड़े युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। यानी कि इस प्रश्न के अंदर एक तरफ आपके कुछ नृत्यों के नाम दे रखे हैं और सामने उसी नृत्य से संबंधित क्षेत्र विशेष का नाम दे रखा है, लेकिन एक ऐसा है जो कि सही नहीं है, वो आपको चुनना है। देखिए कौन सा। सबसे पहले है ढोल नृत्य। ढोल नृत्य सामने दे रखा है जालोर। आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल सही है, ढोल नृत्य पूछे तो याद रखिएगा जालोर है। एक उत्सव है इसी प्रकार का जिसका नाम है फुलडोल। ये ढोल है, ये फुलडोल उत्सव है। और फुलडोल उत्सव की आप बात करेंगे तो याद रखिएगा ये आपके वर्तमान नवगठित जिला शाहपुरा से संबंधित है। एक आप और कमेंट करके मुझे बताएंगे कि डोल उत्सव किस जिले से संबंधित है। तो ये ढोल है और ये दो डोल है, याद रखिए। ठीक है, अच्छा ढोल नृत्य से क्वेश्चन, इसको प्रकाश में लाने वाले कौन थे। प्रकाश में लाने का श्रेय, ढोल उत्सव को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो दिया गया है डॉक्टर जे नारायण व्यास को, याद रखिएगा, डॉक्टर जे नारायण व्यास। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, डांडिया नृत्य और सामने क्या दे रखा है, मारवाड़। आप कहेंगे सर ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। बम रशिया और सामने दे रखा है बीकानेर। आप कहेंगे सर जो बम नृत्य है वो है आपके मेवात क्षेत्र का, और इसी बम नृत्य के तहत एक गीत भी गाया जाता है जिसका नाम है रशिया, इसीलिए इस नृत्य का पूरा नाम है बम रसिया। तो बम रसिया जो है इसका संबंध है, याद रखिएगा, मेवात से। किससे है, मेवात से। ठीक है, यहां दे रखा है बीकानेर। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपके इनकरेक्ट है। फिर दे रखा है गिद्दड़ नृत्य और याद रखिएगा शेखावटी। आप कहेंगे सर ये सही है, तो यहां ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा सी इज इनकरेक्ट। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला है, राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातत्व उत्खनन स्थल स्थित है। कौन सा स्थल पूछ रहा है, गिलुंड। देखिए गिलुंड से पहले एक और क्वेश्चन आपके साथ चर्चा कर देता हूं। क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में मेहंदी कहां की प्रसिद्ध है। मेहंदी, तो आप कहेंगे सर राजस्थान में मेहंदी प्रसिद्ध है सोजत की, और सोजत कहां पर है, पाली। लेकिन आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध मेहंदी सोजत पाली की है, निम्न में से इसके बाद दूसरे कौन से स्थान की मेहंदी प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा गिलुंड। गिलुंड भी जो स्थान है ना वो मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है, मेहंदी के लिए। और यहां पर यह पूछा जा रहा है कि ये जो गिलुंड पुरातात्विक स्थल है ये निम्न में से किस जिले से संबंधित है। तो आप सब जानते हैं कि ये पुरातात्विक स्थल जिस जिले से संबंधित है वो जिला है राजसमंद। कौन सा है, याद रखिएगा राजसमंद। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने बी इज द करेक्ट आंसर, राजसमंद। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, नोरेरा या नवरेरा जो बांध है का निर्माण कार्य चल रहा है। हालांकि अभी आपके 2-3 दिन पहले ही ये निर्माण कार्य पूरा हो गया है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन फिर चर्चा में बन गया है कि अभी आपको पता हो हमारे राजस्थान में एक नहर है PKCERCP, PKCERCP, ये कौन सी है। तो आप समझ ही गए होंगे, P का मतलब है पार्वती, K का मतलब है कालीसिंध, C का मतलब है चंबल। यानी कि चंबल और उसकी जो सहायक नदियां हैं उस पर एक परियोजना चलती है जिसका नाम है ERCP, ईस्ट राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट, यानी कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। ये जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है, इसी परियोजना के तहत अभी हाल ही में निम्न में से कौन सा बांध का निर्माण पूर्णतः कंप्लीट हो गया है। तो याद रखिएगा वो है नवनेरा बांध। अच्छा, यहां से दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं नवनेरा बांध से, याद रखिएगा। एक तो नवनेरा बांध कहां पर है, और एक याद रखिएगा ये नवनेरा जो बांध है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है। ये दो प्रकार के अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप कहेंगे सर नवनेरा जो बांध है वो बना हुआ है दिगोद में, और दिगोद है आपके कोटा में, याद रखिएगा। अच्छा, ये कौन सी नदी पर है। तो आप कहेंगे सर ये जिस नदी पर बना हुआ है वो है कालीसिंध नदी पर। कौन सी नदी पर है, याद रखिएगा कालीसिंध नदी पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर चंबल भी ऑप्शन में है तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, चंबल नदी पर नहीं है, ये कालीसिंध नदी पर है। यही तो बात है, नवनेरा जो बांध है वो चंबल नदी पर नहीं है, चंबल की जो सहायक नदी है ना कालीसिंध, कालीसिंध नदी जिसका उद्गम होता है आपको पता हो तो देवास MP से, देवास MP से। इसका जो राज्य में प्रवेश है वो होता है आपके बिंदा रायपुर झालावाड़ से, और हमारे राजस्थान के अंदर इसका जो बहाव है वो देखो झालावाड़ है, फिर ये झालावाड़ से चलती है आपके 12, और 12 से चलती है कोटा। आप कहेंगे सर ये फिर विलेय कहां होती है। तो ये विलेय होती है चंबल में, याद रखिएगा। चंबल में कहां होती है, तो आप कहेंगे सर वो है नानेरा गांव, और ये नानेरा गांव कहां पर है, तो आप याद रखिएगा कोटा। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहां पर है सी इज करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये करंट के हिसाब से भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। आप स्टार लगा लीजिए, नवनेरा बांध आगामी एग्जामों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए क्लियर है सभी के।
एक बार बता दीजिए थम्स अप करके। क्लियर है सभी के? आगे बढ़ूं मैं, क्योंकि ये बांध बहुत इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए, क्योंकि ये जिस परियोजना के तहत निर्मित हुआ है ना, वो आपके पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत है। ठीक है, चलिए अगला अगला क्वेश्चन है, समवर्षा रेखा जो राजस्थान को लगभग दो समान भागों में विभाजित करती है। देखिए, ये जो हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान के जब विभाजन की बात आती है, राजस्थान का विभाजन, तो देखिए, हालांकि चलो ये तो क्वेश्चन सीधा पूछ ही रहा है कि समवर्षा रेखा, वरना आपको पता हो तो राजस्थान का जो विभाजन है वो अरावली भी दो ही भागों में करती है, एक मरुस्थल और एक घेर मरुस्थल। याद रखिएगा, यहां जब बात समवर्षा रेखा की हो रही है तो वो जो समवर्षा रेखा है जो राजस्थान को दो भागों में बांटती है वो है आपके 50 सेमी समवर्षा रेखा। याद रखिएगा, 50 सेमी समवर्षा रेखा ये राजस्थान को दो भागों में बांटती है। लेकिन कभी क्वेश्चन भी पूछा जाए कि ये जो 50 सेमी है इससे आपके पश्चिम के अंदर पूरा क्या है, मरुस्थल है। याद रखिएगा। अच्छा, कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाए कि मरुस्थल को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है, इस मरुस्थल को कमेंट करके बताइए कि इस मरुस्थल का जो विभाजन करती है वो कौन सी समवर्षा रेखा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा आपके सामने, याद रखिएगा, बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला अगला क्वेश्चन है, सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि किस वर्ष में की थी। यानी कि जो सिरोही रियासत है, देखिए, अंग्रेजों के साथ, यानी कि यहां पर बात हो रही है EIC, यानी कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, आपको पता हो तो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों ने हमारे राजस्थान की रियासतों के साथ संधियां की थी, और रियासतों के साथ जो संधियां हुई उनका टाइमिंग है 1817 से लेकर 1823। तो दो प्रकार के बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन सी है, तो याद रखिएगा वो है करौली। अच्छा, करौली ने कब की है, तो याद रखिएगा 1817। और एक पूछा जाता है कि अंतिम रियासत कौन सी है, तो याद रखिएगा वो अंतिम रियासत है आपके सिरोही। अच्छा, सिरोही ने कब की थी ये, तो याद रखिएगा 1823 में। यहां पर ये पूछा गया है कि सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि कब की थी, 1823 में। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या बात है, ये ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, ये सिरोही रियासत का ही क्यों पूछ रहा है, ये जैसलमेर का भी पूछ लेता। वो इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस है कि सिरोही रियासत वह रियासत है जो अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली कौन सी अंतिम रियासत है, इसीलिए पूछा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है, निम्न में से बीकानेर का स्थापना दिवस कौन सा है। बीकानेर का जो स्थापना दिवस है वो कौन सा है। देखिए, बीकानेर, बीकानेर जिसका प्राचीन नाम है आपके झांगल प्रदेश, बीकानेर जिसका प्राचीन नाम है झांगल प्रदेश। याद रखिएगा, झांगल प्रदेश जिसकी राजधानी है अहि छत्रपुर, जिसकी राजधानी है आपके कौन सी, अहि छत्रपुर। अहि छत्रपुर वर्तमान में कहलाता है नागौर। बीकानेर जो है, इस बीकानेर में जो वंश हुआ है वो है आपके, याद रखिएगा, राठौड़। बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है राव बिका। पूछा यह गया है कि ये जो बीकानेर है, याद रखिएगा, इसे ऊंटों का देश कहा जाता है, इसे ऊन का घर कहा जाता है, याद रखिएगा। और बीकानेर की जो स्थापना है वो कब हुई है, तो आप कहेंगे सर बीकानेर की जो स्थापना है वो हुई है 1488 में। अच्छा, ये स्थापना कौन सी तिथि को हुई है, तो आप कहेंगे सर तिथि है आपके वैशाख शुक्ल तृतीया। और वैशाख शुक्ल जो तृतीया है आप सब जानते हैं कौन से त्योहार के रूप में मनाया जाता है, तो आप कहेंगे सर आखा तीज। लेकिन यहां पर आप कहेंगे सर ना तो ऑप्शन में आखा तीज है और ना वैशाख शुक्ल तृतीया है, वैशाख शुक्ल तृतीया का ही दूसरा नाम है अक्षय तृतीया। याद रखिएगा। ठीक है, तो बड़ा अच्छा, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको अब वर्तमान के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बीकानेर, ये अभी सीईटी के एग्जाम में तो इस प्रकार से भी पूछ लिया। याद रखिएगा, ये जो बीकानेर है ना, ये दो व्यक्तियों के नाम पर बसा हुआ है, एक तो राव बिका और एक, याद रखिएगा, नेरा जाट। तो राव बिका का तो लिया गया है बिका, नेरा जाट का लिया गया है नेर, स्थान बसा है बीकानेर। ठीक है, चलिए। हाँ, आकातीज अबुझ सावा है जी। चलिए अगला है, कसुमल रंग का अर्थ है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा है ये कोई किसी पार्ट्स में नहीं बल्कि ये क्वेश्चन कहावत से पूछा गया है। आपको पता हो तो एक कहावत है, कौन सी कहावत है, एक ढोलो दूजी मरवण, एक ढोलो दूजी मरवण, तीजो कसुमल रंग। तीजो क्या है, कसुमल रंग। ये जो कहावत है, इस कहावत से ये पूछा गया है कि ये जो कसुमल है ये किस प्रकार का रंग है। बाकी ढोलो और मरवण आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान में एक बहुत प्रसिद्ध लव स्टोरी है ढूला मारू। ढूला मारू
जिनका बचपन में विवाह हो गया था, उसमें ढोला की जो आयु है वो रही है 3 साल और मारू इसकी आधी थी 1 से 1/2 1.5 साल की। और ये क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। तो ये जो कहावत है, इस कहावत में ये जो कसुमल है ना, इस कसुमल का रंग पूछ लिया गया है। देखते हैं आप में से विद्यार्थी कौन कौन इसका आंसर देते हैं। एक ढोलो, दूजी मरवण, तीजो कसुमल रंग। ये जो कसुमल रंग है ये किस प्रकार का है, तो याद रखिएगा ये है लाल रंग। ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, अगला है आपके सामने सित्ताबाड़ी जो मेला है मुख्यतः खाली जगह जनजाति से संबंधित है। देखिए यहां पर पूछा जा रहा है सित्ताबाड़ी मेला। सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो सित्ताबाड़ी मेला है ये कब लगता है, अच्छा दूसरा कहां लगता है, अच्छा ये किससे संबंधित है। ये तो क्वेश्चन है 3 प्रकार के, और इसे क्या कहते हैं, यानी कि किसकी संज्ञा दी गई है। 4 प्रकार के क्वेश्चन। आप कहेंगे सर कब तो लगता है, तो ज्येष्ठ अमावस्या को। ज्येष्ठ अमावस्या आपको पता हो तो वट अमावस्या कहलाती है। सबसे पहली बात तो कब लगता है, ज्येष्ठ अमावस्या को। अच्छा ये कहां लगता है, तो याद रखिएगा ये भी सबसे अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। स्थान याद रखना है केलवाड़ा। केलवाड़ा कहां है, याद रखिएगा 12 में। अच्छा ये किस जनजाति से संबंधित है, तो आप कहेंगे सर शहरिया, और इसे संज्ञा क्या दी गई है, आप कहेंगे सर शहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। इसे शहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने बी। याद रखिएगा पूछा जाए कि शहरिया राजस्थान में सर्वाधिक कहां है, तो आप कहेंगे सर राजस्थान में सर्वाधिक जो शहरिया है वो 12 में है, याद रखिएगा। याद रखिएगा हमारे राजस्थान की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है ये, चौथी सबसे बड़ी जनजाति। और ये जो चौथी सबसे बड़ी जनजाति है, आप कहेंगे सर 12 क्षेत्र में ये कौन कौन से स्थान, तो याद रखिएगा एक तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा 12 में है किशनगंज। किशनगढ़ तो अजमेर में है, ये किशनगंज है, और एक है आपके शाहबाद। इन क्षेत्रों में शहरिया जनजाति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला है राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में अवस्थित है। राजसमंद है, कोटा है, चित्तौड़गढ़ है, या फिर आपके सामने ऑप्शन दे रखा है टोंक। देखिए ये जो राणा प्रताप सागर बांध है, सबसे पहली बात तो ये कौन सी नदी पर बना हुआ बांध है, तो आप कहेंगे सर चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर। अच्छा ये कब बना हुआ है, तो आप कहेंगे सर निर्माण कार्य है 1970। अच्छा ये कहां पर बना हुआ है, तो आप कहेंगे सर ये बना हुआ है, स्थान तो है रावत भाटा, और रावत भाटा जो है वो है आपके याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ में। आप जानते हैं ना कि हमारे राजस्थान का ये वो जिला है जो खंडित है, चित्तौड़गढ़ और रावत भाटा। अच्छा इस बांध की इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हमारे राजस्थान में भराव क्षमता की दृष्टि से, भराव क्षमता के आधार पर सबसे बड़ा बांध है ये, सबसे बड़ा बांध। भराव क्षमता के आधार पर सबसे जो बड़ा बांध है वो है आपके राणा प्रताप सागर बांध, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़गढ़। ठीक है, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डेगाना जो खाने हैं वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है। देखिए डेगाना स्थान प्राचीन की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और अभी हाल ही में चर्चा में भी रहा है। क्यों रहा है, तो देखो सबसे पहले तो ये जो डेगाना है, इस डेगाना में आपको पता हो तो रेवंत की पहाड़ी भी है, डेगाना भाकरी भी है। ये एक खनिज के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था जिसका नाम है टंगस्टन, और ये डेगाना क्षेत्र जिस जिले में आता है वो जिला है नागौर। अच्छा अभी क्यों चर्चा में है, अभी इसीलिए चर्चा में है क्योंकि डेगाना हमारे संपूर्ण भारत देश का दूसरा ऐसा स्थल हुआ है जहां से लिथियम के भंडार मिले हैं। क्योंकि पूरे देश में लिथियम के भंडारों की हम बात करते हैं तो वो जम्मू कश्मीर है और उसके बाद में यहां है। तो ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, लिथियम के भंडार, याद रखिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार सा क्वेश्चन बनता है ये। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था। रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था, यह आपसे पूछा जा रहा है। देखिए चौहानों की हम बात करते हैं ना, तो देखिए चौहानों की जो प्रारंभिक शाखा है वो है आपके सांभर में। राजस्थान में सबसे पहले चौहान कहीं थे तो वो है सांभर में, और सांभर में चौहान वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति है वासुदेव चौहान। ठीक है, फिर इसी सांभर से एक शाखा गई थी अजमेर, और अजमेर में चौहान वंश की स्थापना करने वाला बंदा है, याद रखिएगा अजयराज। इसी अजमेर से एक शाखा आगे चली है और वो है रणथंभौर, और आपको यहां से पूछा जा रहा है कि इस रणथंभौर में चौहान वंश का फाउंडर कौन है। वैसे आपको पता हो तो सांभर से ही एक शाखा चली है आपके नाडोल। नाडोल के अंदर चौहान वंश का जो संस्थापक है वो है लक्ष्मण सिंह, और इसी नाडोल से आपको पता हो तो एक शाखा चली है जालोर। पूछा यह भी कई बार जाता है कि जालोर में चौहान वंश का फाउंडर कौन है। ये दोनों ही क्वेश्चन बड़े खास हैं, एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछता है। देखिए याद रखिएगा रणथंभौर के अंदर तो चौहान वंश का जो फाउंडर है वो पीसी थर्ड जो है, यानी कि पृथ्वीराज चौहान जो तरते हैं उसका पुत्र है जिसका नाम है गोविंदराज, याद रखिएगा।
गोविंदराज। और यहां जालोर के अंदर चौहान वंश का जो फाउंडर है वो है, याद रखिएगा, कीर्तिपाल चौहान। तो ये अक्सर पूछे जाते हैं कि जालोर में सोनग्रा चौहान और रणथंभौर के अंदर चौहान वंश का फाउंडर कौन है, याद रखिएगा गोविंदराज। पहले हमेशा ये पूछता था, फिर उसके बाद में ये, अब यहां से ये यहां तक पहुंच गए हैं। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, जालोर से ही एक शाखा और भी आगे चली है जी, चौहानों की जालोर से एक शाखा चली है, वो चली है आपके कहां, तो आप कहेंगे सर शिरोही। अच्छा, शिरोही में चौहान वंश का फाउंडर कौन है, तो याद रखिएगा राव लुम्बा। राव लुम्बा, ये भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि रणथंभौर से तो कोई शाखा चली भी नहीं है, क्योंकि यहां पर तो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है, आपको पता ही है। 1301 के अंदर राजस्थान का प्रथम शाखा या प्रथम जलजोर होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन था। रणकपुर जैन मंदिर का शिल्पी कौन है, देखिए। चलो चर्चा कर ही लेते हैं आपके यहां रणकपुर जैन मंदिर के बारे में। पहले देखिए, काफी बार क्वेश्चन आता है, हालांकि अभी आप 2022 और 23 के अंदर जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे लेबर असिस्टेंट का हुआ हो, चाहे आपके वन रक्षक वनपाल के हुए हैं, या सीटी के जो एग्जाम हुए हैं, उनके अंदर एक रणकपुर जैन मंदिर काफी बार पूछा गया। सबसे पहला तो ये है कहां पर, तो आप कहेंगे सर पाली में। अच्छा, पाली में कौन सी नदी के किनारे है, तो आप कहेंगे मंथाई नदी के किनारे। अच्छा, इसका जो निर्माण कार्य हुआ है वो मेवाड़ के किस महाराणा के समय हुआ है, तो आप कहेंगे सर राणा कुंभा के समय। लेकिन इसका निर्माण जो करवाया है ना, वो धनक शाह ने करवाया है, जो कि पाली के एक जैन व्यापारी थे। अच्छा, ये मंदिर बार बार क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर 1444 क्या है, खंबे हैं, इसीलिए इसे खंभों या स्तंभों का क्या बोलते हैं, अजायब घर कहा जाता है रणकपुर जैन मंदिर को। क्वेश्चन, रणकपुर जैन मंदिर किसे समर्पित है, याद रखिएगा ऋषभदेव। ऋषभदेव जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं, जिनका नाम है आदिनाथ भी, तो इनको समर्पित है, याद रखिएगा। अच्छा, इस मंदिर को बोलते हैं चौमुखा मंदिर। अब इंपॉर्टेंट बात कि इस मंदिर के वास्तुकार शिल्पी कौन है, तो याद रखिएगा आप नाम पढ़ते हैं दीपाक। अच्छा, इसी दीपाक का दूसरा ही नाम है दीपा, तो दीपाक ही दीपा है और दीपा ही दीपाक है। ऑप्शन नंबर यहां हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है यहां रणकपुर जैन मंदिर से संबंधित। अगला अगला क्वेश्चन है, रावण हत्ता जो है वो किसका मुख्य वाद्य यंत्र है, भील का, कालबेलियाओं का, मीराशी का, या फिर भोपों का, बताइए। रावण हत्ता। अच्छा, सबसे पहली बात तो यही है कि ये रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये भी तो बनता है, कमेंट करिए आप। और रावण हत्ता मुख्यतः जिनका है वो है भोपों का, याद रखिएगा। इसलिए आप अक्सर पढ़ते नहीं है कि पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय नायक जाति के भोपों द्वारा किस वाद्य यंत्र का, रावण हत्ता, ऐसे पढ़ते हैं ना, ये वही है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अच्छा, एक आप बताइए कि भोपों की कुलदेवी कौन है, भोपों की कुलदेवी। यहां पर क्या था, रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो आप कहेंगे सर यह है तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र का मतलब होता है ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें तारों के माध्यम से स्वर उत्पन्न होते हैं, वो कहलाते हैं आपके तत्वाद्य यंत्र। ठीक है, यहां पर है भोपों की कुलदेवी कौन है, देखते हैं कौन बताता है आप में से इसका आंसर। अगला देखिए, अगला है काजरी अवस्थित है। और यहां पर ये क्वेश्चन और मजेदार हो जाता जब वो पूछता कि कजरी अवस्थित है और एक ऑप्शन चेंज कर देता। आप दोनों ही बातें देखिए। सबसे पहले बात करते हैं काजरी की। ये लो काजरी, ये काजरी पूछ रहा है आपको। काजरी फुल फॉर्म है आपके सामने, याद रखिएगा, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि केंद्रीय, एरिड का मतलब है शुष्क, केंद्रीय शुष्क। अच्छा, जोन का मतलब होता है क्षेत्र, रिसर्च यानी कि अनुसंधान, इंस्टीट्यूट यानी कि संस्थान। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जो संस्थान है, इसकी जो स्थापना है वो हुई है आपके 1959 के अंदर। और ये कहां पर है, तो आप कहेंगे सर ये है आपके जोधपुर में, याद रखिए। अच्छा, एक में चर्चा कर रहा था कजरी की। कजरी एक आरटीडीसी होटल है, आपको पता हो तो। कजरी क्या है, कजरी एक आरटीडीसी होटल है, और ये आरटीडीसी होटल उदयपुर में है। तो जब भी आप पढ़ें तो क्वेश्चन बड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ें। यहां पर केवल इतना सा कर सकता है वो कि कजरी अवस्थित है और जोधपुर, और यहां बाड़मेर काटकर उदयपुर कर देगा। तो आप कजरी को बिल्कुल काजरी कदे नहीं समझे, कजरी एक आरटीडीसी होटल है। ठीक है, याद रखिएगा। अरे कोई नहीं, इंग्लिश नहीं हुए तो हिंदी आप पकड़ लेनी है। ठीक है, हाँ। अगला देखो, अगला है एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं, एक जैसे 9 महल। अब देखिए, ये एक जैसे जो 9 महल हैं, ये 9 पासवानों से संबंधित है। 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनाए गए हैं। अच्छा, ये महल जिस शैली में है वो आप देखेंगे विक्टोरिया शैली में है। कौन सी शैली में बनाए गए हैं, विक्टोरिया शैली के अंदर। अब आप कहेंगे सर ये बनाए किसने थे, तो ये बनाए थे, याद रखिएगा, माधो सिंह सेकंड ने, जिसे कहा जाता है राजस्थान का बब्बर शेर। बब्बर शेर, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप कहेंगे सर ये है कहां, तो ये बने हुए हैं नाहरगढ़ में। नाहरगढ़ जिसका दूसरा नाम है, याद रखिएगा, सुदर्शनगढ़, सुदर्शनगढ़।
गढ़ याद रखिएगा। और ये जो नाहरगढ़ या सुदर्शनगढ़ है ये आपके कहां पर है? तो आप कहेंगे सर जयपुर। अच्छा, ये जो नाहरगढ़ है इसका निर्माण किसने करवाया है? तो याद रखिएगा नाहरगढ़ का जो निर्माण है वो करवाया है आपके सवाई जयसिंह ने। तो सवाई जयसिंह ने नाहरगढ़ बनाया। इस नाहरगढ़ में एक जैसे जो 9 महल हैं वो बनाए हैं माधो सिंह सेकंड ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ चलिए अगला है, निम्नलिखित मारवाड़ के शासकों में से किसे मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है? यानी कि मारवाड़ के अंदर ऐसे कौन से शासक हैं? नहीं, वो रश कपूर जो है वो जगत सिंह की पासवान थी, इसीलिए जगत सिंह को जयपुर का बदनाम शासक कहते हैं। उस रश कपूर को भी नाहरगढ़ किले में ही कैद किया गया था। देखिए, मारवाड़ के उस शासक को लेकर चर्चा हो रही है जिसे प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप जिसे कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप। अच्छा, जिसे द फॉरगेटन ऑफ किंग कहा जाता है, यानी कि भुल्ला बिसरा राजा कहा जाता है, भुल्ला बिसरा राजा। और ये सारे के सारे जिन राजा के नाम हैं वो याद रखिएगा राव चंद्रसेन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन को कहा जाता है आपके, याद रखिएगा, भुल्ला बिसरा राजा, मारवाड़ का प्रताप या प्रताप का अग्रगामी। अगला है, भड़ला सोलर पार्क स्थित है। भड़ला सोलर पार्क कहां है? देखिए, भड़ला सोलर पार्क की बात हो रही है, सौर ऊर्जा। वैसे आप सब जानते हैं कि पूरे देश के अंदर यदि सौर ऊर्जा उत्पादन की हम बात करते हैं तो हम सबसे टॉप पर हैं, यानी कि राजस्थान जो है वो सौर ऊर्जा उत्पादन में देश के अंदर अपना प्रथम स्थान रखता है। ये जो भड़ला सोलर पार्क है, याद रखिएगा, ये देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित है, केंद्र सरकार। अच्छा, ये जो भड़ला सोलर पार्क है ये कितने फेज में चल रहा है? याद रखिएगा 4 फेज में। अच्छा, 4 फेज से कुल उत्पादन कितना हो रहा है? तो याद रखिएगा 2245 मेगावाट उत्पादन किया जा रहा है यहां से। इसीलिए याद रखिएगा ये जो भड़ला सोलर पार्क है देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। और ये है कहां पर? तो ये वर्तमान जिस जिले में आता है वो जिला है फलोदी। फलोदी पहले जोधपुर का ही भाग था हालांकि, लेकिन यहां ऑप्शन में देखिए फलोदी भी है और जोधपुर भी है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा फलोदी। भड़ला सोलर पार्क कहां पर है? फलोदी। 4 फेज है, आपके सामने कितनी मेगावाट है, किस सरकार द्वारा है और ये कहां है, सारी बातें कंप्लीट। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो कि खाली जगहों में उत्पन्न होते हैं। देखिए, जो शीतकालीन वर्षा है ना, शीतकालीन वर्षा, ये शीतकालीन वर्षा क्या कहलाती है? सबसे पहली बात तो ये है, शीतकालीन वर्षा क्या कहलाती है? याद रखिएगा, ये कहलाती है मावठ। शीतकालीन वर्षा क्या कहलाती है? मावठ। अच्छा, ये शीतकालीन वर्षा जो है ये कहां से आती है? तो याद रखिएगा भूमध्य सागर से। ये लीजिए, कहां से आती है? ये भूमध्य सागर से। अच्छा, कौन लाता है इसको? याद रखिएगा पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ है ये लाने में सहायक है, पश्चिमी विक्षोभ लाने में सहायक है। अच्छा, ये जो शीतकालीन वर्षा है इसे आप क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, इसे कहा जाता है सुनहरी बूंदे, यानी कि गोल्डन ड्रॉप्स। अच्छा, ये किस प्रकार की फसलों के लिए लाभदायक है? तो याद रखिएगा रबी। अच्छा, रबी में प्रॉपरी पूछे तो याद रखिएगा गेहूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये कहां से आती है? भूमध्य सागर से। चलिए एक क्वेश्चन आपसे है, देखते हैं कौन बताता है। ये तो शीतकालीन वर्षा मावठ है जो कि भूमध्य सागर से आती है। एक ये जो अभी हो रही है ग्रीष्मकालीन वर्षा, ये कहां से आती है? बताइए, ग्रीष्मकालीन जो वर्षा है ये कहां से आती है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर यहां हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला है, वृहत कथा कोश का लेखक कौन था? हरिभद्र, हरिशेन, राजशेखर या फिर चंद्रशेखर? बताइए। वृहत कथा कोश, देखिए इसके जो लेखक हैं वो है आपके हरिशेन। हरिशेन ऐसे भी और आप हरिशेन ऐसे भी लिख सकते हैं, हरिशेन या हरिशेन। ये बार इस प्रकार से ऑप्शन आ जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने बी इज करेक्ट आंसर। एक आप मुझे कमेंट करके बताइए, ये तो है वृहत कथा कोश, एक है प्रबंध कोश के लेखक कौन है? प्रबंध कोश के लेखक, प्रबंध कोश के लेखक कमेंट करके बताइएगा आप कौन है इसके। अगला देखिए, अगला है, राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष में घोषित हुई थी? प्रथम पर्यटन नीति, प्रथम पर्यटन नीति, प्रथम जो पर्यटन नीति है ये घोषित हुई थी आपके 27 सितंबर। अच्छा, एक कमेंट करके बताइएगा, तो 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं आप? 27 सितंबर 2001। ये तो है प्रथम पर्यटन नीति। आप कहेंगे सर प्रथम छोड़िए, अभी नवीनतम कब जारी हुई है ये भी बताइए। देखिए, नवीनतम जो पर्यटन नीति है हमारे राजस्थान में, नवीनतम पर्यटन नीति, ये नवीनतम पर्यटन नीति जारी हुई है, याद रखिएगा 9 सितंबर। डेट जरूर याद रखिएगा क्योंकि पहली हुई है 27 सितंबर को और ये हुई है
9 सितंबर 2020 यानी कि 2020 के अंदर। तो ये नवीनतम है, याद रखिएगा, और ये आपके प्रथम है। याद रखिएगा, इस प्रकार की नीति जारी करने वाला देश का प्रथम राज्य बना था राजस्थान, जिन्होंने अपने स्तर पर स्वयं की पर्यटन नीति जारी की है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार याद रखिएगा, पर्यटन से ही संबंधित एक और बड़ी नीति इंपॉर्टेंट है, वो है इको टूरिज्म पॉलिसी। इको टूरिज्म पॉलिसी। और ये जो इको टूरिज्म पॉलिसी है, ये कब आई है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 4-5 बार आ चुका है। याद रखिएगा, वो है आपके जुलाई 2021। जुलाई 2021। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है महान सीमा भ्रंश में से नहीं गुजरता है, यानी कि जो महान सीमा भ्रंश है वो इनमें से कौन से जिले से नहीं गुजरता है? बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, महान सीमा भ्रंश। देखिए, महान सीमा भ्रंश इंग्लिश में बोले तो द ग्रेट बाउंड्री फोर्स। और ये जो दो महान सीमा भ्रंश है, सबसे पहली बात तो ये है क्या क्या है ये महान सीमा भ्रंश हमारे राजस्थान में? याद रखिएगा, महान सीमा भ्रंश हमारे राजस्थान का वह भाग है जहां अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियां मिलती है। अरावली प्लस विंध्याचल की पहाड़ियां जहां मिलती है, वहां पर जो बाउंड्री बनती है उसे बोला गया है महान सीमा भ्रंश। और महान सीमा भ्रंश का जो विस्तार है हमारे राजस्थान के अंदर, वो है आपके दक्षिण पूर्वी में। अच्छा, दक्षिण पूर्वी के अंदर काम चलेगा नहीं। जिले कौन कौन से हैं? तो देखिए, विस्तार है रावत भाटा। रावत भाटा आप सब जानते हैं कहां है? चित्तौड़गढ़ है, आपके कोटा में, आपके बूंदी में, आपके रणथंबोर में, याद रखिएगा करौली में, और आपके धौलपुर में। इन जिलों के अंदर ये द ग्रेट बाउंड्री फोर्स है, जिसका नाम है महान सीमा भ्रंश। अब आप कहेंगे सर कोटा में ही है, रणथंबोर सवाई माधोपुर में तो है, यहां पर भी है, यहां पर भी कहां नहीं है? याद रखिएगा उदयपुर में। कितना अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर यहां हो जाएगा, याद रखिएगा, बी इज करेक्ट आंसर, उदयपुर। ये नहीं, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला है 84 खंभों की छतरी कहां स्थित है? 84 पिलर, 84 खंभों की। चलो फिर भी ये तो छतरी पूछी, एक मंदिर भी तो है। मंदिर बताइए आप। 84 खंभों की जो छतरी है वो कहां पर है? तो वो है आपके देवपुरा गांव में। कौन से गांव में है? देवपुरा गांव। और ये जो देवपुरा गांव है ये काम के कौन से जिले में है? याद रखिएगा बूंदी में। अच्छा, ये जो 84 खंभों की छतरी है, इसका निर्माण किसने करवाया है? तो याद रखिएगा, राजा अनिरुद्ध के समय धाबाई देवा की याद में बनाया गया है। ठीक है। अच्छा, कब बनाया गया है? तो 1683 से लेकर याद रखिएगा 95। अच्छा, ये कितने मंजिल हैं? तो याद रखिएगा ये 3 मंजिल है। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट आंसर, बूंदी। लेकिन एक 84 खंभों का मंदिर भी तो है, वो मंदिर कहां है? और वो जो 84 खंभों से बना हुआ मंदिर है वो कौन से संप्रदाय से संबंधित है? ये भी तो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। बताइएगा। देखिए, 84 खंभों से बना हुआ जो मंदिर है वो है महामंदिर। और ये जो महामंदिर है ये है आपके जोधपुर में। महामंदिर कहां है? याद रखिएगा जोधपुर के अंदर। और इसका जो निर्माण है वो करवाया है आपके किसने? याद रखिएगा मानसिंह ने। अच्छा, ये मानसिंह कौन सा है? ये मानसिंह राठौड़ है, मारवाड़ के जो शासक है। ऑप्शन नंबर यहां डी, नाथ संप्रदाय से संबंधित है ये। अगला देखिए, अगला है मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? देखिए, जिस प्रकार चौहानों की शाखा है वैसे वैसे इनकी शाखा है। राठौड़ों की बात करते हैं तो हमारे राजस्थान में मूल रूप से मारवाड़ यानी कि जोधपुर, मारवाड़ से ही एक शाखा चली है बीकानेर, और मारवाड़ से ही एक शाखा चली है किशनगढ़, मारवाड़ से ही एक शाखा चली है नागौर, मारवाड़ से ही एक शाखा चली है मेड़ता। तो मारवाड़ के अंदर राठौड़ वंश के तो फाउंडर हैं आपके कौन? याद रखिएगा राव सिंहा। किशनगढ़ में है याद रखिएगा किशन सिंह। बीकानेर में तो है राव बिका। लेकिन एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि राठौड़ों की शाखा जो मेड़ता में है, मेड़ता में राठौड़ वंश के फाउंडर कौन है? कमेंट करके बताइए। यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, राव सिंहा। ठीक है, हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? भेड़ की नस्ल नहीं है, भेड़, भेड़ की नस्ल। ऑप्शन है राठी, चोखला, नाली या फिर पुंगल। देखिए, बात आपके राठी की आ जाए, बात आपके थारपारकर की आ जाए, बात आपके कांकरेज की आ जाए, बात आपके गिर की आ जाए, बात आपके सांचोरी की आ जाए, बात आपके मालवी की आ जाए, बात आपके
मेवाती की आ जाए और बात यदि आपके हरियाणवी की आ जाए तो याद रखिएगा ये सारी सारी जो नस्लें हैं वो है आपके गाय की। ये कौन सी नस्लें हैं? याद रखिएगा गाय की नस्लें हैं सारी की सारी, ये गाय की नस्लें हैं। ठीक है, याद रखिए। और राठी गाय तो प्रोपरी आप सुनते भी हैं कि राठी गाय को तो कहा जाता है आपके राजस्थान की कामधेनु, क्योंकि हमारे राजस्थान में गाय की जिस नस्ल का दूध उपयोगी है सबसे, वो राठी तो है, इसीलिए राजस्थान की कामधेनु। जिस प्रकार राठी गाय का दूध हमारे उपयोगी है, उसी प्रकार हमारे राजस्थान में जिस नदी का जल उपयोगी है, आप अक्सर पढ़ते भी होंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक जल की उपयोगिता वाली नदी कौन सी है, तो आप अक्सर पढ़ते हैं चंबल, इसीलिए राजस्थान की कामधेनु जिस नदी को भी कहा जाता है वो कौन सी है? चंबल नदी। तो यहां पर जो पूछा गया है कि कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है, तो राठी। लेकिन भेड़ की नस्ल याद रखिएगा, चोखला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नाली इंपॉर्टेंट है, पुंगल इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यदि आप बात सुनते हैं तो एक सोनाड़ी भी है। लेकिन मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि भेड़ की वे कौन सी नस्ल है जिसे इंडियन मेरिनो के नाम से जानी जाती है, यानी कि भारतीय मेरिनो के नाम से भेड़ की कौन सी नस्ल जानी जाती है? यह आप कमेंट करके बताइएगा। बताइए, भेड़ की कौन सी नस्ल इंडियन मेरिनो के नाम से जानी जाती है? बताइए, भारतीय मेरिनो के नाम से। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला है आपके सामने कि राजस्थान में क्रांति का जो प्रारंभ है वो 28 मई 1857 को नशीराबाद छावनी के किन सैनिकों द्वारा किया गया? पूरी कहानी इन्होंने बता दी। ये कह रहा है कि 1857 क्रांति है, इस क्रांति की जो शुरुआत है वो शुरुआत हुई है आपकी नशीराबाद से। कहां से हुई है? नशीराबाद छावनी से। और नशीराबाद के अंदर ये जो शुरुआत है ये हुई भी आपके 28 मई को है। लेकिन आप मुझे इतना बता दीजिए कि ये जो नशीराबाद छावनी में 28 मई को विद्रोह की शुरुआत है, ये यहां पर वो कौन से सैनिकों द्वारा ये विद्रोह किया गया है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नशीराबाद छावनी कहां पर है? तो आप जानते हैं नशीराबाद, जो कि अजमेर में आता है। बताइए किन सैनिकों द्वारा? तो आप कहेंगे सर वो है आपके 15वीं एनआई। कौन सी है? 15वीं एनआई। एनआई का मतलब होता है नेटिव इन्फेंट्री। और ये जो 15वीं एनआई है नेटिव इन्फेंट्री, ये है बंगाल, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है? बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, याद रखिएगा इस विद्रोह के अंदर, नशीराबाद में जो विद्रोह हुआ है ना, यहां पर याद रखिएगा जो जो अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे ना, उसमें एक तो स्पॉट वुड, एक याद रखिएगा न्यूबरी, और एक पेनी नामक अंग्रेज अधिकारी जिनको दिल का दौरा पड़ गया था। लेकिन नशीराबाद तीन अंग्रेज अधिकारी हैं जो अधिकारी थे ना, उसका नाम है प्रचांड, जिसकी एक पुस्तक एग्जामिनर कई बार पूछता है, म्यूटिनीज इन राजपुताना। वापस सुन लीजिए, म्यूटिनीज इन राजपुताना नामक पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा प्रचांड, जो कि किस छावनी के प्रमुख अंग्रेज अधिकारी रहे हैं? नशीराबाद के। ठीक है, चलिए चलिए, तो ये थे हमारे राजस्थान जीके के वे 25 क्वेश्चन जो आपके किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आ रखे हैं। और